तो फिर एक अलग समस्या हो सकती है ना? लेकिन यदि व्यावहारिक तौर पर तो वो हुँ। हमें 10 कॉपी भी दे सकते हैं और कई बार तो हमें इनफैक्ट आरटीआई भी लगाने की ज़रूरत नहीं जी, पड़ती जी। और नकल मिल जाती है आराम से। तो ये थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, जी, क्योंकि जी, एक्ट हाँ। एक्ट के हिसाब से हाँ, तो वही, एक ही वही। प्रमाणित प्रति का है। अच्छा, कहीं लिखा है क्या एक्ट में ये? हाँ, मतलब एक्ट में ये नहीं लिखा होगा कि एक ही प्रमाणित प्रति देना है, एक शब्द शायद ना हो, लेकिन प्रमाणित प्रति का है तो भी ब नहीं, नहीं, प्रमाणित प्रमाणित प्रति आपको एक ही मिलेगी, एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 कॉपी प्रमाणित प्रति पा सकते हैं, कहीं आपको 3 कॉपी लगाना है। हुँ। आप उसका जो कवरिंग लेटर रहता है, उसमें लिखा रहता है ना कि इतने पेज से इतने पेज तक की ये जानकारी आपको प्रमाणित प्रति दी जा रही है। जी, जी। तो कहीं पे भी आप लगाएँ तो उसकी कॉपी लगा सकते हैं। अच्छा। और कोई भी लोक सूचना अधिकारी जैसे आपको 3 जगह शिकायत करना है और आप ये चाहें कि हम तीनों जगह प्रमाणित प्रति लगाएँ, तो 3 हुँ। कॉपी नहीं देंगे। अच्छा। क्योंकि आपने 1 कॉपी का शुल्क जमा किया है और 3 कॉपी, 4 कॉपी का कोई प्रावधान भी नहीं है, नहीं तो ऐसा हम कहीं सर भी शुल्क दे रहे हैं ना 3 कॉपी का भी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहाँ कहाँ पे दिक्कत आपको आ रही है कि वो ओरिजिनल ही माँगते हैं कि प्रमाणित ही चाहिए। सर जैसे हमें कोर्ट में लगाना रहता है, तो कोर्ट में जो हाँ, रहता है कोर्ट में लगाना है तो आप नोटरी से सर्टिफ़ाई करवाइए ना उसको। हाँ, तो आप हम उसको कोर्ट से भी नोटरी से निकालते भी हैं कभी-कभी कॉपी तो 3 ही देना पड़ता है हम लोगों को। नहीं, देना पड़ता है आपको 1 कॉपी वहाँ से प्रमाणित मिलोगी मिलेगी पीआईओ के द्वारा, ठीक? लेकिन आप उसको यदि कहीं और लगाना चाहते हैं, कोई बोलता है तो उसमें तो ऑलरेडी कवरिंग लेटर लगा हुआ है जिसमें सील साइन लगी हुई है। तो उनको जी, बताएँ कि जब ओरिजिनल था तभी तो फ़ोटोकॉपी हुई है इसकी या कि जी, उसका अलग से अटेस्टेड करवा लें आप। जी। नहीं सर वो हाँ, मैं आपकी बात समझ गया, जैसे हम लोग कोर्ट जी, से भी कभी-कभी हम निकलाते हैं, तो कोर्ट भी हमें जी, 3 कॉपी देता है, जो सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, आप पैसे जी, जी। जमा करो, आपको वापस 3 कॉपी में देन बना के देते हैं वो लोग। कोर्ट का अलग अ, बात है, कोर्ट का अलग नियम है, इसका अलग नियम है, ऐसा नहीं है। जी, जी। कोर्ट कोर्ट में का आप 10 कॉपी कोर्ट में 10 कॉपी आप ले सकते हैं सर्टिफाइड कॉपी, जी, जी। वो अलग की चीज़ है, इसमें ऐसा नहीं प्रावधान है। हाँ। हुँ। तो वही जिस विषय में मैं चर्चा चाह रहा था कि कहीं पे लिखा है क्या किसी पे एक ही दे सकते हैं? क्योंकि एक्ट में हमने पढ़ा, हमने तो नहीं देखा कहीं पे कि एक ही लिखा है। देखिए, इसमें हमारा जो जहाँ तक हमको जानकारी है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देना उनका उद्देश्य है, क्यों इसमें टाइम और समय ज़्यादा लगेगा उनका, हुँ। है ना? इसलिए जी, जी। बार-बार जैसे कोई व्यक्ति 5000 पेज की जानकारी है, अब उसको 3 पेज, 4 पेज में माँगेगा, तो उनका हुँ, टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। वो अन्य हुँ, दूसरे काम भी नहीं कर पाएँगे। हुँ। इसलिए शायद ऐसी व्यवस्था है कि आपको 1 हाँ, प्रति दे दी गई, आप उसका भी कहीं पे भी जी, जी। अटेस्टेड तो वो करा सर के जो जैसा बार-बार उपयोग करना माँगने की चाहें अपन एक ही आवेदन में ही माँग रहे हैं कि इसको कर दो, तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको, क्योंकि वो तो काम कर ही रहे हैं यदि उस आप टाइम पे। अलग-अलग आवेदन पे माँगते हैं, तो वो देंगे। अच्छा। हाँ, तो वही है ना, यदि उनका टाइम भी वेस्ट होगा, अपना भी होगा। अलग-अलग पे भी दे ही रहे हैं वो। इससे नहीं, पर अच्छा वो तो हमको ऐसा लगता नहीं कि एक साथ देंगे, आप इसके लिए चर्चा कर लीजिएगा। हाँ, तो वही चीज़ जिससे अपन चर्चा की मैं पूछ रहा हूँ। हुँ, अब पर जैसे वो हाँ, जी, अभी मैं सूचना आयुक्त साहब के पास गया था भोपाल में, तो मैंने ये 19 के तहत ही कंप्लेंट की शिकायत करी सर इन पे 25,000 की पेनल्टी इस पे भी डालें। तो बोले नहीं, हाँ, आप इसके लिए अलग एक्ट में आओ, वो शिकायत वाला जो रहता है ना, सेक्शन 18 में हाँ। आओ। वो धारा 18 के तहत आप शिकायत हाँ, कर सकते हैं। अपील अपील तो आप कर सकते हैं, तो अपील के दौरान तो आपको जानकारी मिलेगी। जानकारी के लिए आपको अपील ही करना लेकिन पड़ेगा। इसके अपील लिए में तो भी तो पेनल्टी लगा सकते हैं ना? हाँ, अपील में भी पेनल्टी लगा सकते हैं और शिकायत करेंगे तो भी पेनल्टी लग सकती है। हाँ, तो वो अपन ने से वही पेनल्टी की बात की थी, बोले नहीं इसके लिए आप सेक्शन 18 में आओ। हाँ, तो 18 में जाके शिकायत कर दीजिए हाँ, आप। लेकिन सर हुँ। टाइम अब जाता है ना, अब मैं अपील लगाऊँगा विदिन 2 3-4 देखिए महीने की बात हो जाएगी। देखिए हैं? टाइम क्या होता है कि टाइम जी, तो उनको लगेगा। किसी भी लगेगा। काम में इतने मामले पेंडिंग हैं, जो हाँ, भी रिसोर्सेस हैं उसी के आधार पे जो जितना मेन पावर है उसी के आधार पे तो आयोग भी काम करेगा, अन्य जी, अधिकारी जी। कर्मचारी भी हाँ काम जी सर। करेंगे। हाँ जी आप सर। किसी भी ऑफिस में देखिए थोड़ा-सा हम लोगों को भी इस चीज़ के लिए तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। नहीं करना आप पड़ता किसी है सर, हाँ। जी, आप किसी ऑफिस में देखें यदि वहाँ पे 15 लोग 20 लोगों का स्टाफ था और 5 हुँ। लोग रिटायर हो गए तो आज तक पद भरा नहीं गया है। जी, जी, जी। जहाँ कहीं भी देखा जाता है तो इसकी तो समस्या है। देखिए ये तो नहीं, शासन शासन के की द्वारा समस्या। है ना, हुँ, थोड़ा-सा इसमें प्रशासनिक वो अपेक्षा के शिकार है ऑफ़िस, वहाँ पे भरपाई नहीं की जा रही है। जैसे कई विभाग के हुँ। लोग हैं, जहाँ पे कर्मचारी ही नहीं है, 2 लोग 3 लोग हैं, काम चला रहे हैं। जी, जी। और आप कहीं तो देख सर सकते ऐसे हैं विभाग हैं जहाँ अकाउंटेंट ही 5-5 हैं, हाँ, हैं, सही बात है, किसी हैं। नगर निगम में। ऐसा हाँ, नहीं कुछ जगह है पर अधिकतर विभागों में आप देखिए तो कर्मचारी की कमी ही बनी है। हुँ, हुँ, हुँ। किसी भी ऑफिस में आप देखिए कि हो सकता है कि ऐसे 1 आध 2 हों कि जहाँ पे ज़्यादा कर्मचारी हैं, आप बता रहे हैं। जी, जी। बाकी हर हर जगह कर्मचारी की कमी बनी है, इसके लिए जी। थोड़ा-सा टाइम तो लगता है। जी जैसे सर। आपने कोई अपील की, कोई कार्यवाही नहीं हुई,
2 महीने 4 महीने, चूंकि इतनी अपीलें पेंडिंग हैं, क्योंकि हर निचले स्तर से काम जब हो नहीं रहा है तो हर आदमी को अपील करना पड़ रहा है। जी सर। पीआईओ मनमानी कर रहा है, उसका खामियाजा ऊपर तक के अधिकारी कर्मचारियों को भोगना पड़ रहा है। राज्य सूचना आयोग में ज्यादा अपील पेंडिंग हो रही हैं, वहां तो पूरे प्रदेश से मामले जा रहे हैं, तो वहां पे तो और ज्यादा पेंडेंसी बढ़ जाती है। जो अपने निचले स्तर में सुधार होगा, और इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, देखिए धीरे धीरे हो रहा है। उसमें आप धारा 18 के तहत शिकायत कर दीजिए, जिसमें जुर्माना हो जाएगा उनको, और जो भी कार्यवाही होगी वो आयोग के द्वारा की जाएगी। और बाकी क्वेश्चन आप लोगों के जो है तो आप लोग डिस्कस करें। जी सर, थैंक यू सर। ओके। हमारे बीच में नित्यानंद जी भी जुड़ चुके हैं। नित्यानंद जी सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही नित्यानंद जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। शायद वो हम लोगों की बात सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, जुड़ गया शिवानंद जी। अरे सर नमस्कार। हाँ, आप जरा जी। नमस्कार नित्यानंद जी। एक प्रश्न आया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाँ? क्या एक आरटीआई में हाँ हम एक से अधिक प्रमाणित प्रति ले सकते हैं लोक सूचना अधिकारी से? काहे की प्रमाणित प्रति? कोई भी दस्तावेज है जिसका हम उनको यथाउचित फीस दे दें, जो भी चार्ज है, लेकिन हम एक से अधिक प्रमाणित प्रति चाहते हैं। ये गोविंद देशवारी जी जानना चाह रहे थे। नहीं तो जैसे हमने हमको चाहिए एक से अधिक। हाँ, नहीं, जैसे मान लीजिए हमने किसी पंचायत के काम की जानकारी चाहिए जो 10 पन्ने की आती है। हाँ। लोक सूचना अधिकारी से हम ये कहें कि आप 10 पन्ने की 20 रुपए हम जमा करके आप मुझे सर्टिफाइड कॉपी देंगे, तो इसके स्थान पे आप को हम 40 रुपए जमा कर देते हैं, आप मुझे 2 सर्टिफाइड कॉपी उसी की 2 प्रति दे दीजिए, ऐसा है। निश्चित क्या ये संभव है? और मांगी जा सकती है। इसमें कोई एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप कितने सेट कॉपी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। लेकिन देने का भी तो प्रोविजन नहीं है। शायद इसमें तो समय की ज्यादा बर्बादी होगी, या कि ऑफिस में ज्यादा उनको समस्या हो सकती है, शायद ऐसा भी तो। मैं ये कहता हूं कि हमने 10,000 पेज की जानकारी तो 2 सेट मांगी नहीं है जी। अगर 4 पेज 6 पेज 10 पेज की जानकारी मैंने 2 सेट मांग ली और उसका शुल्क मैं जमा करने को तैयार हूं, तो इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत विभाग को भी नहीं आएगी, लोक सूचना अधिकारी को भी नहीं आएगी। इसलिए देखिए तर्क पूर्वक है, ये जानकारी युक्त होनी चाहिए। तो 10 पेज कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं डालते, इसलिए इसकी 2 सेट में भी अगर कोई मांगता है तो उपलब्ध करा देने में कोई मेरे मतानुसार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप 2 सेट जानकारी नहीं मांग सकते। हेलो, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ बोलिए। वीरेंद्र कुमार जी बिल्कुल कह सकते एक हैं, केस बताइए। मेरे खिलाफ हुआ था, जो उत्तराखंड सूचना आयोग में प्रभात डबराल साहब आयुक्त के सामने गया था। मामला ये था कि एक ससुर ने अपने बहू के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी, और उन्होंने बोला था कि सभी जो सूचनाएं है वो 3 प्रति में दी जाए। मैंने देखा कुछ 39 पेज से ऐसा कुछ था, मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पैसे चार्ज किए और मैंने 3 कॉपी में सूचना दे दी। फिर खैर वो संतुष्ट नहीं हुआ, मामला फर्स्ट अपील में गया, सेकंड अपील में गया, और जब ये वहाँ पे गया तो फिर प्रभात डबराल साहब ने मेरे से ये पूछा, आयुक्त महोदय ने, कि आपने 3 कॉपी क्यों दी? नहीं, पहले तो अप्लीकेंट से पूछा कि आपने 3 कॉपी क्यों मांगी। तो हाँ, जब मेरे से पूछा तो मैंने उनको कहा कि भाई मैंने पैसे चार्ज किए, उन्होंने मुझे मांगी, मैंने 3 कॉपी दे दी। तो मुझे उन्होंने डांट दिया कि आपने क्या दुकान खोल रखी है आरटीआई की, उसको एक ही कॉपी देनी चाहिए आपको। फिर अप्लीकेंट से पूछा कि भाई आपने 3 कॉपी क्यों मांगी? रखा, उन्होंने कहा कि देखो केवल एक कॉपी होती है, सर्टिफाइड कॉपी, वो सफिशिएंट होती है, और ये आप उसकी जो प्रमाणित प्रति है आप उसकी फोटोकॉपी कर सकते हो, सभी जगह पर ये चल जाती है, प्राइमरी एविडेंस के तौर पे मंजूर है, तो आपको ज्यादा कॉपी में नहीं मांगना चाहिए। तो खैर वो मामला वहीं समाप्त हो गया। लेकिन मुझे उस मामले में सूचना आयुक्त महोदय से डांट पड़ी थी कि आपने क्या आरटीआई की दुकान खोल रखी है, आपको एक ही कॉपी देनी चाहिए। ओके, थैंक यू। तो देखे उस झगड़े को समाप्त कर देते हैं, तो ऐसे भी हमने कई बार किया है। हाँ, ये यही प्रक्रिया ही है कि भाई ठीक है, पेज 2 पेज की जानकारी बार बार दे देने से भी कोई दिक्कत नहीं होनी है कि 1-2 पेज दोबारा भी दे दिए तो उससे क्या अंतर पड़ रहा है। हाँ, तो हम उसको बहुत ज्यादा इशू बनाते नहीं है कि ठीक है उसको संतुष्ट कर दो,
जाए, हो सकता है खो गई होगी या मिस डिलीवर हो गई होगी, कभी कभी होता है ऐसा रजिस्टर्ड या मिस डिलीवर हो जाते हैं। तो ऐसे में हम देखें उसको कभी कभी लौट जाती है कि मैं बाहर गया था साहब, तो मेरी डाक लौट गई, तो वो आगे फिर से डाल के भेज देते हैं। देखा हो जाता है कि 192 मेरे खाता कट जाए। शिवानंद जी बाकी लोगों को बोलिए आदरणीय की म्यूट करें। हाँ, अपना अपना म्यूट कर लें। तो जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपसी बातें कर रहे हैं, वो यहाँ पे सुनाई ना दे। लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना म्यूट किए रहें, क्योंकि ध्यान दिए रखें कि मतलब उनकी पर्सनल जो बातें हैं वो ना हमारे बीच में पूर्व सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश श्री आत्मदीप जी भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका, सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी सर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। एक प्रश्न आया हुआ है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो गोविंद देशवारी जी हैं भोपाल से, उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि क्या एक आरटीआई में एक से अधिक सर्टिफाइड कॉपी की मांग की जा सकती है। तो इस विषय में यद्यपि यहाँ वीरेंद्र कुमार भी जुड़े हुए हैं जो उत्तराखंड से हैं, इसमें ट्रेनर भी रह चुके हैं, पीआईओ के तौर पे उनको काफी इसका अनुभव है, तो उन्होंने अपना राज्य सूचना आयोग का प्रभात डबराल जी वहाँ पे आयुक्त थे, उनका एक उदाहरण देते हुए बताया कि यद्यपि इन्होंने सूचना दे दी थी इनके वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर, प्रथम अपीलीय अधिकारी के कहने पर, लेकिन बाद में प्रभात डबराल जी ने इनको डांट लगाई थी कि आपने मतलब कोई दुकान ये गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित, फीस से संबंधित, फिटनेस से संबंधित और चीजें हैं, वहाँ बहुत ज्यादा फीस उन्होंने तय की हुई थी आरटीआई में भी देने की, तो हमने उनको निर्देशित करके कम कराई थी सारी दरें कि ये आप कॉमर्शियल रूप में नहीं ले सकते, आरटीआई एक अलग है, इसमें 2 रुपए पर कॉपी इसमें देनी पड़ेगी, तो वो देने लगे। अब उस दिन की फीस उनके यहाँ 100-200 रुपए निर्धारित है एक कागज की, अगर वो हम 2 रुपए में उनकी बहुत सारी प्रतियां मांगेंगे तो भी व्यवहारिक बताएगी। ठीक है जी बिल्कुल। तो जी ये व्यवहारिकता की बात वही, हाँ वही बात आई है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा सूचना है, यदि कोई मांगता इस बात को कैसे अपन मतलब उसकी आवश्यकता की बात आई है। तो यहाँ पर एक और भी प्रश्न मतलब ये आया था, कहा गया था कि आप उसको नोटराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गोविंद जी हैं तो शायद इस बात को समझ पाए होंगे कि यदि आपको आवश्यकता है कोर्ट में उसको पेश करने की, तो आप उसको नोटराइज कर सकते हैं अपने हस्ताक्षर और नोटरी के माध्यम से, तो वो सर्टिफाइड हो जाएगी। तो कोर्ट यदि विश्वास नहीं करता है कि आप उनको फोटोकॉपी क्यों उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप उनको नोटराइज करवा दीजिए, सीधी सी बात है। तो अपन इसका ये समाधान। धन्यवाद सर। तो अभी आगे को और डिस्कशन अपन बढ़ा। और एक बात में सर, हाँ और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि यदि कोई एक्सेसिव सूचना है और यदि कोई ऐसा मल्टीपल कॉपी की मांग करता है, आयोग इसको एक ऐसा इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि दिस इज जस्ट इन ऑर्डर टू हरास द पब्लिक अथॉरिटी, और इसलिए फिर वो 7(9) में वो ये हो सकता है कि द एप्लीकेशन इज मेड विद एन इंटेंशन टू हरास द पब्लिक अथॉरिटी, और ऐसे में फिर वो सूचना आयोग जो है वो सूचना दिलवाने से भी मना कर सकता है मल्टीपल कॉपीज, यदि अत्यधिक सूचना हो तो। थैंक यू। नहीं सही आपका पॉइंट है। तो अपन अननेसेसरली उसको नहीं वो करते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही अपन मांगते हैं। अपन उसको सर्टिफाइड कर सकते हैं, सर्टिफाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा हमारे शिवन जी ने कहा था कि अपन उसको नोटराइज कर सकते हैं, तो अपन नोटराइज कर सकते हैं, वो सर्टिफाइड होता है बिल्कुल। तो अभी इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों किसी भी सक्षम अधिकारी से। हाँ जी आप लोगों के और भी प्रश्न हो तो आप कृपया। हाँ एक अभी बात आई थी, रोहित तिवारी थे हनुमाना से, रीवा से, इन्होंने एक प्रश्न पूछा था। रोहित तिवारी जी सुन पा रहे हैं क्या? हाँ आप अपना प्रश्न रखें। आत्मदीप सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, वो आपके प्रश्न का जवाब देंगे। मेरे इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 2000 रुपए का फाइन लगाया, पर उन्होंने कहीं भी सूचना देने के बाद नहीं किया, तो क्या वो सूचना नहीं देंगे अब सूचना अधिकारी? आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आई, लेकिन जो हम सुन पाए हैं वो शायद ये है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आपके ऊपर फाइन लगा दिया, मतलब अपीलार्थी पे? नहीं, लोक सूचना अधिकारी पे सर। अच्छा। रोहित जी पहले आप अपना नेटवर्क सही कर लें और ऐसी जगह पे आप लोग बैठा करें जहां नेटवर्क काम कर रहा हो।
सर इनका मामला ये था, इन्होंने एक आरटीआई का अपना ग्रुप भी है उसमें, जिसमें सर आप भी जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, एक लेटर शेयर किया था। उसमें इनके प्रथम अपील अधिकारी ने इनके पंचायत के सचिव, जो कि लोक सूचना अधिकारी हैं, उनके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लगा दिया कि आपने जानकारी समय पर नहीं दी है तो आपके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लगाया जाता है, इस तरह से। और इनका ये कहना है कि फाइन लगा दिया है बस, लेकिन जानकारी देने के लिए उसमें नहीं लिखा है। तो इसमें 2 चीजें आती हैं। पहली बात तो प्रथम अपीली अधिकारी क्या फाइन लगा सकता है एक्ट के हिसाब से लोक सूचना अधिकारी पर, और दूसरी बात ये कि उन्होंने फाइन तो लगा दिया है लेकिन जानकारी देने की इनका कहना है कि बात नहीं की हुई। प्रथम अपीली अधिकारी का पूरा आदेश जो प्रथम अपील पर पारित किया गया वो विधि सम्मत नहीं है, इनको द्वितीय अपील में जाना चाहिए। प्रथम अपीली अधिकारी को पहली बात तो यह है कि कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, और दूसरा उनको सूचना देना है या नहीं देना है ये एकमात्र इस बिंदु पर अपीली अधिकारी को निर्णय करना होता है। तो उन्होंने उस पर कोई फैसला ही नहीं किया है कि जानकारी दी जाए या न दी जाए। हालांकि उनका आशय देने से ही होगा, फाइन भी इसीलिए लगाया कि जानकारी देने योग्य। हाँ, तो एक बार अगर मामले को लंबा ना खींचना हो तो ये भी कर सकते हैं, अपीली अधिकारी से मिलकर उनको ध्यान दिलाएं कि आपसे ये भावना में कोई वैधानिक गलती हो गई है, आप इस बिंदु पे भी संशोधित आदेश पारित कर दें, ये जानकारी भी दे, और निश्चित समय अवधि भी उल्लेखित कर दें, 7 दिन या 15 दिन में दें, तो हो सकता है वो संशोधित आदेश पारित कर दें। नहीं तो सूचना आयोग तो उसमें आदेश देगा ही देगा। सर उसमें आदेश है कि आप 7 दिन के अंदर इनको जानकारी उपलब्ध कराएं या 2000 रुपए कोषालय में जमा कराएं। हाँ तो फिर लिखा तो है ना, लिखा तो है जानकारी के लिए। आप कह रहे थे कि जानकारी के लिए लिखा ही नहीं है। आपका कहना शायद ये है कि आप जानकारी उपलब्ध कराएं या 2000 रुपए जमा करें, ऐसा लिखा है क्या तिवारी जी? जी हाँ, मैंने दोनों चीजें नहीं लिखी कि आप 2000 रुपए आपका दंडित किया जाता है और आप इनकी जानकारी 7 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं, ऐसा नहीं लिखा है? नहीं, ये लिखा है कि आप 7 दिनों के अंदर इनको वो जानकारी उपलब्ध कराएं या तो 2000 रुपए कोषालय में जमा करें। वो 2000 रुपए जमा कर दिए, क्या किए वो जी बताएं? वो जमा कर दिया और उनका जानकारी ना देने का मेन उद्देश्य ये था कि मैं 2000 जमा करूंगा पर जानकारी नहीं दूंगा। वो तो जानकारी 25,000 रुपए दी, ऐसा ऑप्शन में होता उनके पास कि जानकारी 50,000 रुपए जमा करे, जानकारी ना दे तो वो जमा कर देते, क्योंकि करोड़ों का भ्रष्टाचार होगा और वो अपनी कमी छिपाने के लिए ऐसा बिल्कुल करेंगे। उसमें आप एक पत्र लिख जी सर से इस विषय में मार्गदर्शन लीजिए। सर हाँ सर बिल्कुल वही सर हमारे बीच में है। तो अच्छी बात है, वो अच्छा बता रहे थे, अपने टीम के अलग अलग साथी भी अगर कोई समाधान नहीं, हमारा मतलब सर ये था, हम सबका मतलब ये है सम्मिलित कि हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि सूचना आयोग की क्या शक्तियां हैं और क्या कुछ, उस वहां से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप उसका पूरा आप सब भी बराबर के जानकार हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, पर ये बड़ा विचित्र फैसला है कि वो उन्होंने जुर्माना और या तो सूचना उपलब्ध कराइए या जुर्माना जमा करिए, इस तरह का तो मुझे लगता है कि निर्णय देना अनुचित है और ऐसा नहीं दिया जा सकता एक्ट के हिसाब से। नित्यानंद जी, अपीली अधिकारी ने एक पतली गली लोक सूचना अधिकारी को दे दिए, सूचना न देने के लिए आप सस्ते में छूट जाओ, 2000 रुपए जमा करा के। नहीं सर, वो विधिक रूप से अनुचित है, लेकिन वो कानून से अनभिज्ञ है, उनको ये पता नहीं कि द्वितीय अपील में ये सारी कवायद फेल हो सकती है और होगी। सर कानूनन डेफिनेटली ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है इसलिए किया होगा कि उसको डर दिखाने के लिए, क्योंकि हो सकता है डर के मारे करते हैं या जानबूझ के किसी को बचाने के लिए। सर वो जानबूझ के इतनी गली छोड़ के रखते हैं कि हमें आगे हम भी चल के इसी में फंसेंगे, इसलिए उनको पता रहता है कि हम जब तक ये द्वितीय अपील में जाएंगे तब तक हम रिटायर्ड हो जाएंगे। बिल्कुल। वो पतली गली छोड़ते हैं। हमने अपने फेसबुक पेज पे भी डाला था, कर्नाटक के मुख्य सूचना आयुक्त ने ये इस तरह की घटनाओं को देखते हुए वो शासन को एक रिजोल्यूशन भेज रहे हैं कि सूचना आयोगों में अपीलों की भीड़ का सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रथम अपीली अधिकारी अपना दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, अपीलों का निराकरण विधि अनुसार नहीं कर रहे हैं। इसी कारण 90% से ज्यादा अपीलें केवल इसी वजह से सूचना आयोग में आती है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के फेलियर के कारण। तो सेक्शन 20 में अमेंडमेंट करके
प्रथम अपीली अधिकारी को भी दंड की परिधि में लाया जाए ताकि उसको दंडित किया जा सके सूचना आयोग द्वारा। तो ये प्रथम अपीली अधिकारी उससे सुधरेंगे। ये बहुत अच्छा उन्होंने गवर्नमेंट को सजेशन दे रहे जा रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि इमीडिएटली ये किया जाना चाहिए। बताइए क्या हुआ? अरे नहीं तो मध्य प्रदेश में भी ये स्थिति है। ज्यादातर अपीली अधिकारी न तो अपने दायित्व के प्रति जागरूक है, न उनकी कोई रुचि है। सर कल दो नहीं सर, 3 आदेश सिर्फ उन्होंने ऐसे ही पारित किए हैं। सर उत्तराखंड का आदेश पारित कर देते हैं तो उसमें समय अवधि का उल्लेख नहीं करते हैं कई बार, तो वो अनंत काल तक आदेश लटका रहता है। सर मैं उत्तराखंड का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि अपीली अधिकारी सूचना आयोग को अनुशंसा जरूर कर सकते हैं अपने निर्णय में कि लोक अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यह आदेश में अनुशंसा कर। सर उत्तराखंड में जो डॉक्टर आर.एस. टोलिया जो मुख्य सूचना आयुक्त महोदय है, उन्होंने कहा था कि जुर्माने का तो कोई प्रावधान नहीं है कि अपीलीय अधिकारी को जुर्माना किया जाए, लेकिन डिसिप्लिनरी कार्रवाई से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए उन्होंने बहुत सारे अपीलीय अधिकारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई के लिए आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, मैं दूसरा माइक यूज करता हूँ। हेलो, हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ यस, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड में मुख्य सूचना आयुक्त महोदय थे डॉक्टर आर.एस. टोलिया जी स्वर्गीय, उन्होंने ये कहा था कि कहीं पर जुर्माने का प्रावधान तो नहीं है कि मैं अपीलीय अधिकारियों को दंडित कर सकूं, लेकिन विभागीय कार्रवाई से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो विभागीय कार्रवाई के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारियों को संस्तुति कर देते थे और इस तरह से उन्होंने उत्तराखंड का जो फर्स्ट एपेलेट स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। थैंक यू। बहुत अच्छा, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमने भी कुछ मामलों में इससे आगे बढ़ के ये किया था कि प्रथम अपीली अधिकारी जिन्होंने अपील का निराकरण ठीक से नहीं किया, उनको डीम्ड पीआईओ मान के और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का नोटिस दिया था। सर इसमें एक केस मैं बताना चाहूंगा, डीम्ड पीआईओ की बात है कि जिसमें ये मामला जो है विनोद नौटियाल जी के बेटे जो हमारे सूचना आयुक्त है रिटायर्ड, उनके एक बेटे ने किया था, अवधेश नौटियाल ने, और ये मामला शत्रुघ्न सिंह साहब के सामने गया। ही वॉज नॉट अवेयर कि पूर्व सूचना आयुक्त का बेटा है, और उन्होंने एक फाइल करीब 2 साल तक घूमती रही इधर से उधर, और बाद में फाइनली पता चला कि वो फाइल वाइस चांसलर के पास थी। तो वाइस चांसलर पी.के. गर्ग साहब को उन्होंने 25,000 रुपए का जुर्माना कर दिया, उनको डीम्ड लोक सूचना अधिकारी मानते हुए। लेकिन ये जो मामला है फिर ये उत्तराखंड हाईकोर्ट में गया और फिर नैनीताल हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। फाइनल डिसीजन अभी हुआ नहीं है, तो मामला अभी विचाराधीन है उत्तराखंड हाईकोर्ट में। थैंक यू सर। देखिए, हाईकोर्ट के स्टे का तो ऐसा मामला है कि जो आप लोग सूचना अधिकारी को दंडित करेंगे वो भी जाएगा तो तुरंत वहां उसका फॉर्मेट छपा हुआ रहता है दराज में, जज की, वो फौरन निकाल के नाम पते भरते हैं और जारी कर देते हैं। कोई प्रथम दृष्टया भी नहीं देखा जाता है कि आदेश में कोई खोट है या नहीं है, पहली नजर में कुछ नहीं, सीधा आप अर्जी लगाइए और आपको स्टे मिल जाएगा। जी सर, हालांकि इसमें न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ रिपोर्ट में जो आया था, ये अखबारों में भी छपी थी ये न्यूज़, तो उसमें जो ग्राउंड वाइस चांसलर साहब ने लिए थे वो सही नहीं लगे मुझे। उन्होंने कहा था कि ये जो है इनका मतलब वो उनका पे स्केल कंपैरिजन कर रहे थे कि ये जो है इनका पे स्केल ये है वो है और इसे मुझे दंडित नहीं कर सकते, और इस तरह के मतलब ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी नहीं है या इस तरह के, मतलब अथॉरिटी ही उनकी चैलेंज कर दी थी और इस तरह के ग्राउंड उन्होंने लिए थे। हालांकि फिर भी हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया फॉर द टाइम और अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। थैंक यू सर। इस विषय में मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। मैंने अभी कई मामलों पे कोर्ट के समक्ष आरटीआई अपीलार्थियों की तरफ से पैरवी की है, जिसमें संबंधित लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ जुर्माना लगा था। उस पे लोक सूचना अधिकारी ने मामला यहाँ हाई कोर्ट में दायर किया था और उस संबंध में मैं अपीलार्थियों की तरफ से कैविएट फाइल करके मैं अपीयर हुआ। तो मैं इस विषय में सर थोड़ा सा सहमत हूं कि न्यायालय डायरेक्ट स्टे देती है, ऐसा नहीं है। कई 2-3 मामलों पे मैं अपीयर हुआ और कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। उसमें दिक्कत क्या हो रही है सर कि जो सूचना आयोग या कि सरकारी वकील उपस्थित हैं, वो इस विषय में बिल्कुल अनभिज्ञता प्रकट करते हैं और अपना डिफेंस नहीं ले पा रहे हैं ढंग से। तो इस वजह से सर मेरा मत है कि ज्यादा मामलों में स्टे हो जाता है। ठीक बात है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति थी। मैं 1 मिनट सर चाहूंगा सर। एक मामले पे मैं अपीयर हुआ, उसमें एक जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एक मामले में उनके खिलाफ 25,000 का जुर्माना लगा और दूसरे मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया।
तो जब जुर्माना लगा उस मामले पे मैं अपीयर नहीं हो पाया, थोड़ा सा लेट हो गया। जिस दिन हमको मिला रिकॉर्ड की आपको इसमें कैवियट फाइल करनी है, उसी दिन सुनवाई हो गई। तो उनको उसी जज ने 25,000 रुपए के जुर्माने के मामले में स्टे कर दिया। अब जब उनका अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला कोर्ट में आया तो मैं कैवियट के थ्रू अपीयर हुआ, और जब मैंने सारी चीजें पॉइंट आउट की तो कोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई वाले मामले में स्टे देने से मना कर दिया। वो लगे रह गए अपीलार्थी के वकील साहब, डीओ साहब के वकील साहब के, नहीं साहब आप ही ने 25,000 वाले मामले पे स्टे दिया है। बोले दे दिया लेकिन इस पे नहीं दूंगा, ये सही कह रहे हैं। तो सारी चीजें पॉइंट आउट अगर कर दी जाए वहां पे, क्योंकि है क्या कि इंफॉर्मेशन कमीशन के जो वकील यहाँ हैं, तो मैंने देखा कि वो अपीयर होते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं है सर। तो अब जब न्यायालय को आप पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा न्यायालय को, तो न्यायालय क्या करेगी? हाँ सर, इस बारे में मैं उत्तराखंड का एक अभिनव ये एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं जब 2019 में उत्तराखंड सूचना आयोग का आरटीआई रिसोर्स पर्सन बना, तो मैंने मुख्य सूचना आयुक्त महोदय शत्रुघ्न सिंह साहब से बात की कि 572 केसेस है जो उत्तराखंड सूचना आयोग के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में गए हैं, और मेरा कहना यह था कि आयोग को फोर्सफुली पैरवी करनी चाहिए अपने केसेस की। तो उन्होंने कहा कि हमने पहले स्टैंडिंग काउंसिल रखा था, और उसके बाद फिर ये हुआ था कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ने ही इसमें हमसे लीगल एक्सपीरियंस और इस बारे में सूचना मांग ली, और हमने फिर देखा कि जो जुर्माना है जितना वसूली है, कुछ 1,43,00,000 का लगभग पेंडिंग जुर्माना है, जिसमें कुछ वसूल हो चुका है, कुछ स्टे हो चुका है, कुछ निरस्त हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि जितना जुर्माना वसूल करना है उससे ज्यादा कई बार एडवोकेट की फीस हो जाती है, और इसलिए हमने स्टैंडिंग काउंसिल रखना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो केवल एक परफॉर्मा पार्टी है कि हम चूंकि हमारे निर्णय को चुनौती दी जा रही है इसलिए हमको पार्टी बनाया जाता। अदरवाइज जो अप्लीकेंट या कंप्लेनेंट है वो या एपेलेंट है वो भी अपने सूचना लेने के लिए इंटरेस्टेड होता है, तो वो भी कई बार जो है अक्सर ऐसे जो सेक्शन 20 के मामले होते हैं कि जहाँ पर पीआईओ रिट पिटीशन फाइल करता है या अपीलीय अधिकारी जब रिट पिटीशन फाइल कर देता है, तो ऐसे मामले में उससे जो लड़ाई करनी है वो अप्लीकेंट या एपेलेंट या कंप्लेनेंट ही कर लेता है, तो सूचना आयोग को उसमें खास पैरवी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मुख्य सूचना आयुक्त महोदय शत्रुघ्न सिंह साहब का कहना था, और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो फिर हम फोर्सफुली पैरवी करते हैं। थैंक यू। हाँ, ये भी आप उचित कह रहे हैं, आपसे भी मैं सहमत हूँ। पर अभी थोड़ा सा क्या है कि देखिए अभी उस स्तर पे फोर्सफुली जो आप शब्द आपने प्रयोग किया ना, इंटरेस्ट लेके अगर पैनल लायर या कि सरकारी एडवोकेट इन चीजों को न्यायालय के समक्ष तथ्यपूर्वक रखे ना, तथ्यात्मक ढंग से, तो मुझे नहीं लगता कि हर मामलों में न्यायालय से स्टे मिले। अभी माननीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री संजय यादव जी का एक ऑर्डर आया था, उन्होंने जजेस के खिलाफ पेनाल्टी लगी थी उसको उन्होंने स्टे करने से इनकार कर दिया और पिटीशन को ही खारिज कर दिया था। डिविजनल बेंच का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हर मामले पे स्टे मिल रहा है, लेकिन हाँ दुर्भाग्य है कि ज्यादातर मामलों में स्टे तो मिल ही जाता है। जी सर, यू आर राइट सर। देखिए नित्यानंद जी, समस्या यह है कि स्टे के लिए कोई भी आवेदक हाई कोर्ट में रीट करता है तो उसकी सूचना किस स्टे की मांग पे सुनवाई है या उसकी याचिका पे, ऐसी कोई सूचना हमें कभी सूचना आयोग के विधि अधिकारी ने या सेक्शन ने बताई नहीं कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि नहीं क्या सर, जवाब पेश करना है। सीधा स्टे ऑर्डर ही आयोग को मिलता है। सर जो यहाँ पे सूचना आयोग के पैनल लॉयर हैं, सूचना आयोग के द्वारा अधिकृत एडवोकेट हैं, उनको कॉपी दी जाती है, एडवांस कॉपी सर्व होती है सर। मध्य प्रदेश में तो स्थिति यह थी कि स्टे आ गया, उसके बाद भी हियरिंग की जो डेट्स लगती थी पेशियां हाई कोर्ट में, उस पर भी आयोग की तरफ से कोई भी उपस्थित होने की कोई जरूरत नहीं समझता था। हमारे ध्यान में जब ये मामला आया सूचना आयोग में, तो हमने आयोग की बैठक में कहा कि ये आयोग के खिलाफ कोई आयोग की तरफ क्यों नहीं होता। अधिकारी कि हमारा तो आयोग का तो ऑर्डर ही सब कुछ कह देता है, उसके अलावा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम तो अपने सरकारी वकील को बोल देते हैं एक लाइन का जवाब दे दो कि जो ऑर्डर है वही सब कुछ है, हमको और कुछ नहीं कहना और आप जो कहेंगे वो मान लेंगे, बस। ये प्ली कुल मिला के लेते थे। ये उत्तराखंड सूचना आयोग में करीब करीब यही स्थिति है सर। और नहीं देखिए, ज्यादातर मामलों में तो एफआईआर ही नहीं होते थे कोर्ट में, तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से वो तारीखें बढ़ती जाती है। विधि की स्थिति भी यही है सर कि सूचना आयोग एक न्यायालय है और न्यायालय के आदेश पे न्यायाधीश अपने को डिफेंड नहीं करेंगे। वो तो आपने निर्णय दे दिया, वो विधि की स्थिति तो यही है। लेकिन
विधिक स्थिति तो यही है कि न्यायालय के आदेश हुआ। इवन मेरा तो मानना है कि सूचना आयोग को पार्टी भी नहीं बनाना चाहिए। ये फॉर्मल पार्टी क्यों बनाते हैं? सूचना आयोग को पार्टी नहीं बनाना चाहिए। जैसे लेबर कमिश्नर या डीजे डीजे निचली अदालत के जब ऑर्डर होते हैं तो हम जज को पार्टी नहीं बनाते। हम जज Yes, तो सूचना आयोग को पार्टी बनाना भी मेरे हिसाब से बहुत उचित नहीं है। एग्जैक्टली यही मेरा मत तो ये है। यही सीआईसी शत्रुघ्न सिंह साहब का भी कहना था। उन्होंने कहा कि ये जो हाँ। पार्टी बनाते गलत है, केवल एक के साथ और जाके स्वयं अगर उनका लेकिन जब बनी गया है। पार्टी है, इंफॉर्मेशन कमीशन पार्टी बनी है, इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त है, तो अधिवक्ताओं को जो कम से कम लीगल प्रोविजन तो कोर्ट को डिमोन्स्ट्रेट तो करने चाहिए कि साहब ये प्रोविजन है, अगर इनके ऊपर जुर्माना लगा है तो इस कारण से लगा है, ये लीगल प्रोविजन है, ये वस्तु स्थिति है। इतना तो बताना चाहिए। बाकी फिर अपीलांट और रिस्पोंडेंट जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लीगल प्रोविजन कानूनी जो वहां पे है वो सारी चीजें उनको कोर्ट के समक्ष डिमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। ये मेरा कहना है। यस, और मेरा कहना ये था कि चलो स्टैंडिंग काउंसिल नहीं भी है, फिर भी जब नोटिस आता है और रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा जाता है तो एटलीस्ट काउंटर जरूर टाइम पे उनको बाय पोस्ट लगा दिया जाए या अधिवक्ता के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाए ताकि काउंटर के आधार पर वो निर्णय ले सके। नित्यानंद जी का जो कथन है बिल्कुल उससे हम सब सहमत हैं कि आयोग को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि उनके जो वकील हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए और उनको अप टू डेट रखा जाए। कॉम्पिटेंट हो और इंटरेस्टेड हो। समस्या ये है कि कॉम्पिटेंसी है लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपने जूनियर्स को भेज दिया, फॉर्मली आपने कह दिया कि साहब ठीक है हम रिप्लाई फाइल करेंगे। आपने उस आदेश को पढ़ा तक नहीं, उसमें बताया नहीं कि माननीय आयुक्त महोदय ने किस आधार पर रीजनिंग की है। सारी चीजें अगर आप पॉइंट आउट करोगे, दूसरे न्यायालयों के निर्देश और आदेश आप दिखाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 40, 50, 60% मामले वहीं पे निपट जाएंगे। ये सेकंड अपील के बाद एक प्रकार ये मानिए कि रिविजनरी पावर है, रिवीजन का प्रयोग हाई कोर्ट करती है। अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट नहीं है, अपीलेट कोर्ट सूचना आयोग है। सूचना आयोग के ऊपर ये रिवीजन है, तो रिवीजन में केवल लॉ पॉइंट्स को देखना चाहिए माननीय न्यायालय को। तो ये सारी चीजें कानूनन अगर वहां बताई जाए तो मेरा ऐसा मत है कि एक बड़ी संख्या में मामले वहीं पे निपट जाएं और वहीं पे उनका ये स्टे वाली प्रोसीडिंग्स तो नहीं ही हो। एक अजीब सा पहलू ये है कि सूचना आयोग की तरफ से 2014 से पहले हाई कोर्ट में आयोग के खिलाफ जो भी रिट याचिकाएं होती थी उनमें वकील उपस्थित ही नहीं होता था, ना आयोग का विधि अधिकारी या कोई प्रतिनिधि जाता था। एक तरफा तारीखें पे तारीखें, केवल डिसीजन कुछ नहीं होता था, बढ़ती जाती थी। तो इसको हमने जब ये चीज ध्यान में आई तब विधि अधिकारी को बुला के कहा कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप करते क्या है, आपको वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए फाइल लेके और एडवोकेट पहले से बुक करना चाहिए, उसको सारी बात बताना चाहिए और इससे अगर आगे आए तो उसको वैकेट कराना चाहिए। उसके बाद विधि अधिकारी जाने लगे, अलग अलग केस में अलग वकील अपॉइंट किए जाने लगे। पहले तो अपॉइंट ही नहीं करते थे कि हमको कुछ नहीं कहना है सूचना आयोग को, जो एक पक्षी फैसला हाई कोर्ट कर देगा। यह आयोग की स्थिति थी विधि विभाग, लेकिन उसके बाद से जाने लगे थे। अभी ताजा स्थिति पता नहीं है। सरकार को डिफेंड करने चाहिए, सारे निर्णयों को सरकार को आगे आके प्रोएक्टिवनेस के साथ डिफेंड करने चाहिए। और सरकारी वकील को सोचते हैं कि सूचना आयोग का निर्णय है तो सूचना आयोग के एडवोकेट इसको डिफेंड करें। ये सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही तो मिश्रा जी इसमें हम भी थोड़ा सा सरकारी वकीलों से कभी कभी मिलते हैं और थोड़ा अनुभव जो भी है, 1-2-4 इनकाउंटर इस तरह से मतलब भोपाल में भी हुए हैं। मतलब एक मेंटल सेटअप बना हुआ है कि सरकार के वकील बन गए तो बैठ के बस पेमेंट आने वाली है, बस ठीक है, बस एक मेंटल सेटअप है, उनसे कोई लेना देना नहीं है कि वो उसको डिफेंड करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि कॉम्पिटेंसी भी इनकी देखनी चाहिए। और आयोग, सरकार तो कुछ नहीं करेगी, वो तो चाह ही रही कि सूचना का अधिकार कानून खत्म हो जाए। तो हम कहते हैं कि जो अच्छे आयुक्त बैठे हुए हैं, जो एक्टिव रहे, जैसे आत्मदीप सर हो गए और वर्तमान में राहुल सिंह सर जैसे, जो डिफरेंट फील्ड से भी आते हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक फील्ड से नहीं आते, जो उस जनता की व्यथा और पीड़ा को एक तरह से वो समझते हैं कि मतलब कितना फाइट करना पड़ता है सूचना प्राप्त करने में, और एक को सजा हो रही है तो फिर यदि उसको स्टे मिल गया, उसको सजा उसका नहीं हो पाया तो लोगों को कितना पेन होता है। तो इसमें रिव्यू मतलब करना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि हम ऐसे जो हमारे वकील अधिकारी उन पर भी लागू होता है। इसके बावजूद नेटवर्क का
मेरा नित्यानंद जी से एक सवाल है। हाँ बोलिए। मेरा ये सवाल है सर कि अपन 2J3 के अंतर्गत कोई निरीक्षण करते हैं 2J1 के अंतर्गत, और अपने जो प्रमाण नमूने दिए जाते हैं तो उनका अपन क्या करेंगे? काहे का नमूना है आप ये बताएं, किस विषय का नमूना है? अगर आपको सैंपल लिए हैं तो उसकी आप शिकायत जांच करा सकते हैं, जांच के उपरांत उसकी शिकायत हो सकती है। जैसे अपने नमूने लिए तो उसको प्रमाणित करने के लिए अपना ना, तो हाँ कहीं लैब में अपन उसको निरीक्षण वो कर प्रमाणित कराना पड़ेगा, मतलब वो उसकी जांच, ठीक है। अपन वो अधिकारियों को देंगे, वो कराएंगे। नहीं, आप प्रमाणित नमूना उन्हीं से ले सकते हैं, प्रमाणित नमूना लेने के बाद आप उसकी जांच अपने स्तर पे करा सकते हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं। तो सर इसमें अपन कहाँ पे करा सकते हैं इसकी जांच? कहीं कोई ऐसा प्राइवेट है कि सरकारी लैब पे करा सकते हैं? नहीं, सरकारी लैब में भी आप आवेदन करके अपने नमूनों की जांच करा सकते हैं, उसका विहित शुल्क तय है। और कई जगह प्राइवेट लैब भी है सरकार की, मतलब प्राइवेट लोगों की भी लैब है। और सरकारी लैब में भी आप पैसा जमा करके उसकी जांच करा सकते हैं। 20 रुपये बाकी लोग अपना अपना म्यूट कर लें, आप लोगों की आवाज आ रही है जो लोग डिस्कस में नहीं है। तो सर 20 शुल्क कितना हो सकता है इसका? अब हर आपने किसका सैंपल लिया, किसकी जांच कराना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की। अच्छा, तो इसका शुल्क आपको, हम लोगों के ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं क्या? सर मैं आपके ग्रुप में जुड़ा हूँ। हाँ, तो मैं पता करके आपको बता दूंगा, पर ऐसी जो 400, 500, 200 इसी तरह की फीसें रहती हैं, मैं पता करके आपको बता दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, आप अपना एक वो यही सवाल डाल के ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं पता करके आपको अवगत करा दूंगा। हाँ, हमारे बीच में आतिश सर हैं, बताएंगे। सर इस तरह से प्रकरण जो भी आए हुए हैं, तो सैंपल का क्या चार्जेज आप लोग मतलब इसमें ये निर्धारित लेबोरेटरी करवाते के हैं? अलग अलग चार्जेस तो नहीं मालूम है, लेकिन जैसे दूध, खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीजें, इनके 10 रुपए में जांच हो जाती है। इसके लिए मोबाइल लैब भी बनी हुई है और हेल्पलाइन है। खाद्य और आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पे जाएंगे, इसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो शायद जानकारी मिल जाएगी। तो वैसे हमारे मतलब रोड कंस्ट्रक्शन हिसाब से इसमें लोक सूचना अधिकारी हाँ बोलिए। रोड कंस्ट्रक्शन के मामले है तो ऐसे में सिविल इंजीनियर या प्राइवेट ठेकेदार से जांच कराई जा सकती है। नहीं, वो इंजीनियरिंग हमारे यहाँ तो जैसे हमारे रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसकी लैब में जांच होती है। हाँ, यस, इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियर से उसकी जांच करा सकते हैं। आपको लैब है, उसमें जांच होती है और आपको उसका विहित शुल्क जमा करना पड़ता है, वहाँ पे जांच होती है। इसी तरह जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब जगह लैब है और इसकी रोड वाली जांच वहाँ होती है। हाँ, अभी और आप लोगों के प्रश्न है तो एक एक करके पूछें। अगर आरटीआई की धारा 2J1 के तहत कार्यालय निरीक्षण करने से मना कर दे तब? सर बताएंगे अपील पे जाएंगे। सर बताएंगे। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना के आवेदन का विधि सम्मत निराकरण नहीं होने पे सारे मामलों में एक ही उपाय है कि आप प्रथम अपील करें। प्रथम अपील अभी वो नहीं दे रहा, मतलब ना तो अपील सुन रहा है, ना 45 दिन बीत गए, उसके बाद सेकंड अपील में जाना चाहिए। प्रक्रिया फॉलो करेंगे रोहित जी। आप लोग ऐसे प्रश्न तो आप जानते हो कि इनका क्या जवाब होगा। आप लोग रोहित जी, नहीं, एक मिनट रोहित जी, अगर किसी लोक सूचना अधिकारी ने 30 दिन के अंदर हमको जवाब नहीं दिया तो डीम्ड रिफ्यूजल माना जाता है। इसका मतलब है कि उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब 45 दिन के अंदर अपीली अधिकारी ने हमारे मामले पे कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो डीम्ड रिफ्यूजल है कि उसने हमारे आवेदन पे कोई स्वीकार नहीं किया, इसलिए हम उसकी अपील करेंगे। इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे, 45 दिन का अधिकतम समय है प्रथम अपील के निराकरण के लिए।
कानून में जो निर्धारित है, लेकिन वस्तुतः 30 दिन है। प्रथम अपीली अधिकारी को 30 दिन में निराकरण करना चाहिए। हाँ सर। केवल अपरिहार्य स्थितियों में वो 15 दिन की अवधि प्रथम अपीली अधिकारी बढ़ा सकता है निराकरण के लिए, लेकिन इसका भी अपीली अधिकारी को अपने आदेश में उल्लेख करना अनिवार्य है कि ये 15 दिन किस परिस्थिति के कारण बढ़ाए गए। ये उल्लेख करना भी जरूरी है आदेश। और एक अनुभव और नित्यानंद जी आप एक शेयर करना चाहेंगे सबके साथ, हाई कोर्ट से जुड़ा चर्चा चल रही थी। एक बाकी न्यायिक अर्ध न्यायिक निकायों की तरह सूचना आयुक्त भी न्यायिक अधिकारी संरक्षण कानून के तहत संरक्षण के हकदार हैं। इसके बावजूद एक डिफेमेशन केस कंटेम्प्ट का केस हाई कोर्ट में फाइल हुआ हमारे एक आदेश के मामले में। उसमें हाई कोर्ट की जज ने आयोग के विधि अधिकारी को हियरिंग में ये थ्रेट किया कि आप इस आदेश का पालन कराएं जिसमें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया जा रहा है, नहीं तो हम सूचना आयुक्त को व्यक्तिशः उपस्थित होने का आदेश करेंगे यहाँ हाई कोर्ट में। और दूसरा, इससे और एक और मजेदार बात देखी कि किस तरह से मतलब रिटों पे विचार किया जा रहा है इतने उच्च स्तर पे। जब वो कंटेम्प्ट का नोटिस हमें मिला और हमने पता लगाया कि हाई कोर्ट का आदेश क्या था जिसका पालन नहीं हुआ, जिसके कारण ये कंटेम्प्ट हुआ, तो वैसा कोई ऑर्डर ही नहीं है। ना हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के ऑर्डर में उल्लेखित है कि हमारा फलाना दिनांक का ये ऑर्डर था, वो भी उल्लेख नहीं है, सीधा कंटेम्प्ट। जब फिर हाई कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में तो कोई आदेश ही नहीं है जिसकी पालना न हुई हो, ये कंटेम्प्ट किस आदेश के बारे में वो बताइए, तो हाई कोर्ट चुप हो गया, कोई जवाब नहीं था उनके पास, वो कार्रवाई खत्म कर दी गई कंटेम्प्ट। दुखद स्थितियां हैं। एक मामले में एक आदमी 17 अपीलों को लेके एक रिट याचिका हाई कोर्ट में पेश की कि मेरी इन 17 अपीलों का जल्दी से जल्दी निराकरण कराया जाए। ठीक है, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 3 महीने में या 1 महीने में इसका निराकरण किया जाए। हमारी पीठ से जुड़ा मामला, हमने देखा उन 17 हाई कोर्ट के आदेश में कोई उल्लेख नहीं कि कौन सी अपील संख्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कब दाखिल हुई, कोई उल्लेख नहीं। सीधा 17 अपीलों के बारे में लिख दिया कि ये सारी अपीलों के बारे में ये लागू। जब पता किया तो उनमें से 5 तो अपीलें फाइल ही नहीं हुई, अपील में रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने ये भी जानकारी अपीलार्थी से नहीं मांगी कि आपकी अपीलें कब कब आपने की, कब कब रजिस्टर्ड हुई है, उसका प्रमाण दीजिए, वो भी नहीं। रजिस्ट्रेशन और नंबर भी केस हुआ, आयोग में अपील ही नहीं है, लेकिन सीधा हाई कोर्ट चला गया आदमी और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इसका निराकरण किया जाए इतने समय में। ये कोई प्रमाण ही नहीं मांगते कि आपकी अपील है भी कि नहीं है, तो अपील क्या है उसकी कॉपी भी नहीं होती। आते हैं या कुछ सालों बाद वो बरी हो गया, निर्दोष पाया गया, लेकिन जितने दिन जेल में रहा वो लौटाए नहीं जा सकते। तो ऐसे में बनता है स्टे, या मृत्यु दंड दे दिया किसी को, ऊपर की अदालत से बरी हो गया तो फिर आप उसको जिंदा नहीं कर सकेंगे, उनके लिए होता है। लेकिन ये बुरी प्रवृत्ति एक शुरू हो गई कि हर किसी मामले में स्टे, जबकि इतने प्रमाणिक तथ्य है। वो मैं बता रहा हूँ ना सर कि ये जो गलतियां हो रही है वो ये गलती है कि कोर्ट उसको अपीली कोर्ट के तरह ट्रीट कर रही है। सूचना आयोग के निर्णय को अपील निर्णय पे आपको देखिए होता क्या है कि एक जुडिशियल एक डिकोरम है कि जब निचली अदालत का निर्णय ऊपरी अदालत पे जाता है तो स्टेटस को या स्टे न्यायालय दे देती है, पर यहाँ पे ये अपीली कोर्ट नहीं है, ये रिविजनल कोर्ट है। इसको सिर्फ और सिर्फ विधिक आधार पे ही स्टे देना चाहिए। जब कोई विधिक भूल हुई हो, आदेश में कोई विधि की गलती हो, तभी आपको स्टे देना चाहिए, बाकी फैक्ट के आधार पे स्टे नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। पर अब दे तो रहे हैं सर, हो रही है, अब क्या करेंगे। हेलो, आपकी बात के समर्थन में हेलो, ये तथ्य है कि इसमें सूचना अधिकार कानून में भी ये प्रावधान है कि सूचना आयोग में होने वाली अपील अंतिम होगी, सेकंड अपील, और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायाधिकरण में, किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकेगी। हाईकोर्ट का सूचना आयोग का आदेश अंतिम होगा। केवल
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संविधान के तहत असाधारण अधिकार प्राप्त हैं, तो उनमें रिट याचिका पेश हो सकती है आयोग के आदेश, अपील नहीं हो सकती। उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं वो ठीक है कि आयोग हाई कोर्ट हेलो, अपील मान के अपील की तरह ट्रीट करता है रिट याचिका। ये इस कारण से दिक्कत हो रही है सर। यस सर, मेरी एक निवेदन है कि ऐसा नहीं है, कुछ मानते हैं कि कुछ राज्य सूचना आयुक्त तो बहुत अच्छी सुनवाई कर रहे हैं, वो अच्छा निर्णय दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है।